हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 का जो पेपर था फर्स्ट पेपर उसका पार्ट 9 कवर किया है। पार्ट 9 में हमने ईवीएस को कवर किया है। इससे पहले के 8 पार्ट्स में हमने मैथमेटिक्स एंड सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर किया है। आई होप आप लोग ने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं। और सीटेट से रिलेटेड अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए जैसे कि एमसीक्यूज या उसका सिलेबस क्या होता है या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और कंटेंट फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको देखना है तो आप लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और आपको पूरा कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? ए, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य। बी, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य। सी, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। एंड डी, क्लासरूम, कक्षा। इनमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव साधन है? अगर हम ईवीएस लर्निंग की बात कर रहे हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए 81 का। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए, बी एंड सी। ए हमारा हो गया परिवार और सदस्य, बी समुदाय के सदस्य और सी हो गया समाचार पत्र। ये तीनों जगहों से हम बहुत इफेक्टिवली ईवीएस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फर्स्ट, ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त। थर्ड, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात। एंड फोर्थ, नोन टू अननोन। इन चारों में से जब भी ईवीएस की लर्निंग की बात आती है कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं? जल्दी बताइए 82 का आंसर। यस, यहाँ पर है करेक्ट आंसर, नोन टू अननोन। हमें जो भी फैक्ट्स हमारे सामने दिख रहे होते हैं उन फैक्ट्स से हम अननोन की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे को अगर ईवीएस की बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज, तो हमें पता चला कि लोग बहुत कूड़ा फैला रहे हैं, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अब उससे रिलेटेड हम जो भी फैक्ट्स हैं कि उसके क्या क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या हमें दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं अगर हम कचरा फैला रहे हैं या हम पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये हमें पता है। तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हम और क्या क्या उसके हमें इफेक्ट झेलने पड़ेंगे, वो अननोन फैक्ट्स हैं, हम उनको देख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसके अपोजिट एक पॉजिटिव एग्जांपल देखा जाए तो हमने किसी बच्चे ने देखा कि एक पर्सन ने प्रॉपर जगह पर जो है कूड़े में डस्टबिन में जो है कूड़ा डाल दिया। अब इससे टीचर उनको क्या बताएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हुआ है यहाँ पर वो क्या हुआ? टीचर उन्हें समझा सकता है कि हाँ, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका एनवायरनमेंट साफ रहेगा, आपके आसपास की चीज़ें साफ रहेंगी। उससे और जुड़े हुए फैक्ट्स को भी टीचर बता सकता है कि रिसाइकलिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ईवीएस में जो प्रिंसिपल मेनली फॉलो होता है वो होता है ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं उनसे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? फर्स्ट, पोर्टफोलियो। सेकेंड, रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। थर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्णन अभिलेख। एंड फोर्थ, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यहाँ क्या कह रहे हैं? नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। जल्दी इसका आंसर बताइए। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब जब बात हो रही है तो वो रचनात्मक आकलन से है, मतलब ऐसा असेसमेंट जहाँ पे बच्चे ने जो सीखा है उसके आधार पर उसे फीडबैक दिया जा सके और उसकी लर्निंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इन चारों में से कौन सा वो सही ऑप्शन नहीं है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट हमारा एक समेटिव असेसमेंट काइंड ऑफ टेस्ट होता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब जहाँ पे पूरे साल भर या पूरी यूनिट में जो बच्चे ने सीखा वो क्या सीखा उसका इवेल्युएशन किया जाता है। सामान्यतः इसमें कोई फीडबैक या कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता, इसलिए हमारा समेटिव रहता है और फॉर्मेटिव नहीं होता। ना कोई बच्चे को इसमें इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस टाइप के और कंटेंट चाहिए, मीन्स एमसीक्यूज चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके
जो MCQs हैं या टेस्ट सीरीज हैं उस पर आपको फ्रीली लॉगिन कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन EVS? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? फर्स्ट, जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। सेकेंड, discuss what we have learned given at the end of each chapter of EVS textbooks of class 5, कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। थर्ड, यूज इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। फोर्थ, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन। क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, जब भी हम EVS पढ़ रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए इन चारों में से, आपको वो आंसर देना है। जल्दी बताइए 84 का आंसर क्या होगा सही? यस, द करेक्ट आंसर इज जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चे के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। देखिए EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अगर पॉल्यूशन फैल रहा है किसी भी चीज़ से, अगर पॉलीथीन के यूज़ से पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसका यूज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर अगर बच्चा अपने व्यूज़ रख रहा है तो उसको उस आधार पे जज करना एक गलत मतलब उसको सही और गलत जज करना एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम EVS क्लास में कर सकते हैं, जैसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमने आज क्या सीखा वाले कॉन्सेप्ट को जो लास्ट में बुक में दे रखा होता है। असेसमेंट के जो संकेतक हैं, आकलन के संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि पता चल जाए बच्चा कितना सीख रहा है, क्या हो रहा है। एंड फोर्थ है, क्वालिटेटिव असेसमेंट बच्चों का किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे तो हम यूज कर सकते हैं बट अवॉइड जो करना चाहिए वो है जज करना स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 85, अ टीचर ऑफ क्लास 5 conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher dash. एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अब टीचर यहाँ पर क्या करता है वो हमने देखना है। इफ टीचर इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, अगर टीचर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करे। इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, यदि बच्चों को उनके अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करे। थर्ड, इनकरेजेस हिज और चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। फोर्थ, encourages his or children to answer the questions at their home related to activity, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। टीचर इनमें से क्या करे जिससे कि वो इस एक्टिविटी को अर्थपूर्ण बना पाए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, encourages his or children to observe, share their experience followed by discussion on the activity। देखिए थर्ड क्या क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें हम तीनों काम करवा रहे हैं। बच्चों को बोल रहे हैं अवलोकन करें, पहले में केवल अवलोकन करने को प्रेरित कर रहे थे, बच्चे ने देख लिया मजे में, अब वो बैठा हुआ है कुछ बोल नहीं रहा तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। सेकंड क्या था, अवलोकन को तो बोला नहीं, बस एक्सपीरियंस से शेयर करने को बोल दिया तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, अवलोकन करने को भी बोल रहे हैं, अपने अनुभव साझा करने को भी बोल रहे हैं, उसके बाद में उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा पैकेज है। अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप जो हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं वो समझ में आती होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप फ्री है कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। For more content and more updates, you can log in our website metaeducation.co.in and आप हमारे डिफरेंट जो सोशल साइट पेजेस हैं उनको आप फॉलो या लाइक कर सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स चाहिए तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। टर्टाइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश, कछुआ, घड़ियाल, कुआ, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर,
इन पांचों में से क्या बिल्कुल अलग है वो बताना है। देखिए, फिश, क्रो, क्रोकोडाइल और टर्टल, विच वन इज डिफरेंट? जल्दी आंसर दीजिए, 86 का क्या आंसर करेक्ट होगा? यस, देखिए फिश जो है, क्रोकोडाइल है और टर्टाइज है, ये तीनों पानी से रिलेटेड है, हमारे एक्वेटिक एनिमल कह सकते हैं इनको। और जो क्रो है वो पानी में नहीं रहता, वो एक पक्षी है, वर्ड है। कुआ जो है वो एक पक्षी है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ हमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में सिटी या शहर और राज्य दे रखे हैं, कॉलम 2 में मोस्ट लाइकली फूड दे रखा है। अब यहाँ मैचिंग करनी है हमें कि क्या होगा। फर्स्ट है हांगकांग, बॉइल्ड टॉपिका विद एनी करी। केरल, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। कश्मीर, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। गोवा, छोले भटूरे एंड कुक्ड स्नैक्स। अब इसको आप मैच करिए, वीडियो पॉज करिए, मैच करिए और जल्दी बताइए, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं कि क्या होगा। यस, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 कैसे करेक्ट है। ए का क्या है, फिफ्थ, यानी कि हांगकांग जो है वो हमारा रिलेटेड है कुक्ड स्नैक से। हांगकांग में हमारे कुक्ड स्नैक हम खाए जाते हैं, जो भी फूड है वहाँ का। बी है केरला का, बॉइल्ड टॉपिकल विथ एनी करी, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ये खाया जाता है वहाँ पे। सी है कश्मीर, कश्मीर का रिलेटेड है फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी मछली। एंड डी है हमारा थर्ड, विच इज रिलेटेड टू गोवा, गोवा यानी कि थर्ड, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। ये आपकी मैचिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क? नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आउल यानी कि उल्लू, क्रो यानी कि कुआ, बरबट यानी कि बसंत गौरी, या मैना। 88 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैना। यहाँ पे देखा जाए तो जो मैना ही है वो एकदम झटके से, अगर आपने कोई वीडियो या कहीं एक्चुअल में देखा होगा तो उसको देखा होगा, वो एकदम झटके से अपनी गर्दन मोड़ती है, उसके अलावा बाकी स्लोली मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए मैना का जो है करेक्ट आंसर है कि वो गर्दन जो भी है अपनी जर्क या झटके से इधर उधर घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इन राजस्थान विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सेकेंड, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड ऑन बेम्बूज पिलर्स। हिमाचल प्रदेश मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। थर्ड, इन लेह 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए बी सी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। यस, तो 89 का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए वो होगा ए एंड सी। बी हमारा करेक्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बेम्बू हाउसेज या बेम्बूज के पिलर्स पर हाउसेज नहीं बनते हैं। बाकी के ए और सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बी, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी, इन एलिफेंट हियर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ए बी सी डी में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं जल्दी बताइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी डी एंड ए। सी डी एंड ए आर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी डी एंड ए ये तीनों कथन सही हैं, बस बी जो है वो गलत आंसर है। ये कह रहे थे कि 200 किलोग्राम लीव और ट्विक्स वो एक दिन में खा लेता है, इतना नहीं खा पाता, 150-130 kg के आसपास ही एक बड़ा हाथी एक दिन में खा पाता है, उससे ज़्यादा
नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसके बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं और आगे वाली वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।